हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को हिंदी में 6 नंबर की तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछता है रस, अलंकार, छंद, जो कि दो दो नंबर का तीनों में से बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। 6 नंबर की तैयारी आपका पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको हास्य रस का ऐसे ही पूछेगा, जो कि उदाहरण के साथ लिखना होता है, जो 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक एक पॉइंट एग्जाम्पल सहित बताएंगे, तो पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें जो हास्य रस है इसका परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, उसे हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, ठीक है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो जाता है, मतलब संतुष्ट हो जाता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ऑलवेज याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि किसी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का हो गया, ठीक है, किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, बनावट जो है उसका आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है देखने में, उसे हास कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि उसी हास जो उत्पन्न होता है, उसी हास जब विभाव में, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो जाता है, यानी कि जांच हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहा जाता है। अब इसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि उदाहरण सहित लिखिए, तो इस पर एग्जाम्पल देना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे उदाहरण कि नाना वाहन नाना वेशा, ठीक है, वन हसे शिव समाज निज देखा। ठीक है, अब एक और लिख देंगे इसमें, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहु। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाता है। एक स्पष्टीकरण भी आता है, इसको भी लिखना होता है। तो स्पष्टीकरण में यह दिखाया जाता है कि जो हास्य रस का परिभाषा लिखे हैं इससे क्या स्पष्ट होता है, तो ये इतना लिख देना होता है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण में अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव इसमें क्या है? हास्य है। ठीक है, हास्य रस के बारे में लिखे हैं, तो अस्थाई भाव किसी भी में लिखिएगा तो हास लिखिएगा, और करुड़ रहेगा तो वहां पर करुड़ लिखिएगा, अस्थाई। ठीक है, और विभव में क्या लिखते हैं कि अलंबन, ठीक है, अलंबन विभव में शिव समाज, और आशयालय विभव में क्या लिखते हैं? स्वयं शिव। और उद्दीपन जो होता है इसमें, उद्दीपन जो उत्पन्न होता है विचित्र वेशभूषा से होता है। ठीक है, अनुभव क्या होता है? अनुभव शिव जी का हंसना। और इसके बाद जो चौथा है संचारी भाव, इस संचारी भाव में क्या लिखते हैं? रोमांच, हर्ष, चापल्य। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अलंकार पर लेकर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलंकार में बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, जैसे कि पूछेगा कि रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा। ठीक है, रूपक अलंकार की परिभाषा भी देना होगा और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पर रूपक अलंकार लाया हूँ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछता है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर रूपक अलंकार का। तो देखिए, जब उपमेय और उपमान, ध्यान दीजिए कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक का मतलब ही क्या होता है कि रूप को भिन्नता कर दे। ठीक है, जैसे कि देखिए एक बार फिर से कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, मतलब दोनों में तो अंतर है ही है, उपमेय और उपमान में, तो दोनों में अंतर होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता मतलब दोनों में अलग अलग समान के गुण है, तो दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। उपमेय जो है इसको किसके रूप में दिखाया जाए? उपमान के रूप में दिखाया जाए। इसी को रूपक अलंकार कहते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे
तो याद हो जाएगा। और साथ में इसका एग्जाम्पल भी देना होता है। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में इसका मैं 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। तो इसका ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका अर्थ भी लिखे यहाँ पर आपको समझाने के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये अर्थ नहीं लिखना है, आपको केवल एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, और यहाँ पर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो पहले इसका इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए कि चरण कमल बंदो हरि राई का मतलब है कि इस काव्य पंक्ति में उपमेय यानी जो है कमल का आरोप कर दिया गया है, ठीक है। किसका? कमल जो है इसका आरोप कर दिया गया है, और दोनों में अभिन्नता है, ठीक है। दोनों में क्या है? अभिन्नता, मतलब चरण कमल बंदो हरि राई, तो दोनों में क्या है? अभिन्नता है, और दोनों एक ही है एक तरफ से, ठीक है। हाँ, इस भेदना के कारण यहाँ रूपक अलंकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या लिखे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन व्यंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में इसका एग्जाम्पल। और इस लाइन का अर्थ क्या है कि इस काव्य पंक्ति में उपमेय जो है राम है, ठीक है। कौन है? राम है, तथा उपमान जो है सूर्य है। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। उपमेय और उपमान दोनों के एक ही रूप में अभिन्नता कर दिया गया है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तीनों का, मतलब तीनों चीज़ों का रूप, मतलब सभी का पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज़रूर जाइएगा, और वहाँ से मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये छंद से है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में छंद से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए, जो कि 2 नंबर का ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछता है कि सोरठा छंद जो है ना, इसकी परिभाषा दीजिए और साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए। तो देखिए इसका परिभाषा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सोरठा का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोहे का उल्टा, देखिए सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। तो दोहा अगर याद करेंगे तो सोरठा उसके लिए उल्टा हो जाएगा। अब जब सोरठा याद करेंगे तो दोहा के ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका परिभाषा ध्यान से देखिए कि दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। इसका बहुत ही इजी परिभाषा है कि दोहे का उल्टा जो सोरठा है वही क्या कहलाता है, सॉरी, दोहे का उल्टा जो रूप होता है सोरठा, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, जो पहला चरण होगा और तीसरा चरण, उसमें 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। कितने कितने? तो पहला चरण में 11, पहला और तीसरा में 11, ठीक है। और जो दूसरा चरण होगा और चौथा, तो उसमें कितने होंगे? तो 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब देखिए तुक विषय, ठीक है, सॉरी, तुक विषम चरणों में ही होते हैं। कितने? तुक विषम चरणों में, मतलब एक 11 और एक 13, ठीक है। विषम शब्द आएंगे, तथा सम चरणों के अंत में जगड़, यानी कि जगड़ पढ़ते हैं, इसको नहीं होता उसमें, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ उदाहरण में, ठीक है। जैसे कि नील सरोरु श्याम, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने मात्रा है। नील, नी लिखा है ना, नी में तो ये डबल मात्रा होगा, तो इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा, और सिंगल जो होगा उसको सिंगल से। तो नील सरोरुह श्याम, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? तो प्रथम चरण और जो तीसरा चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगे, ठीक है। और ये देखिए तरुण, अरुण और बारिज नयन, तो ये जो है ये तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा जो चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगे। देखिए यहाँ पर मात्राएं भी बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिख देना है। अब देखिए करऊं सोमयम ऊर्धाम, ठीक है। इसमें कितने मात्रा है? एक मात्रा है। इसमें डबल है, सो तो डबल को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, और सिंगल को सिंगल से ही करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब कि पहले देख लीजिए, पहला और जो तीसरा होगा चरण, इसमें कितने मात्राएं हो रही हैं? 11, और दूसरा जो चरण दिखाई दे रहा है और चौथा 13 मात्राएं। अब इसके आगे वाला जो चौथी लाइन है देखिए, सदा क्षीर सागर शयन,
तो इसमें देख लीजिए कि टोटल कितने मात्राएं हो रही हैं, 13। तो गिन सकते हैं, स है तो इसमें फर्स्ट, और द है तो इसमें इस सिंबल से, तो 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर, 6, और यहाँ पर कितने हैं, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 2 कितना हो गया, 10, 10 3 13। इस तरीके से देखिए दूसरा और तीसरा जो चरण है 13 13 मात्राएं, अब पहला और तीसरा जो है 11 11 मात्राएं। इस तरीके से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अगर आया छंद से तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टाइप से वीडियो आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।